ड्राइंग उपकरण, उनके मानक और उपयोग पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज ड्राइंग में मुख्य रूप से निम्न उपकरणों तथा सामग्रियों का उपयोग होता है। ड्राइंग उपकरण में आते हैं ड्राइंग टेबल, जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, जिसकी सहायता से पैरेलल और क्षैतिज लाइन लगाई जाती हैं, सेट स्क्वायर, जिसको हम त्रिकोण कहते हैं, चांदा, इसको प्रोट्रैक्टर भी बोलते हैं, स्केल, पैमाना, फ्रेंच कर्व, ड्राफ्टिंग मशीन, ट्रेसिंग पेपर और क्लॉथ्स। ड्राइंग सामग्रियों में आती है ड्राइंग शीट, पेंसिल अलग अलग ग्रेड की, रबड़, डस्टिंग ब्रश, ड्राइंग पिन और सेलो टेप, ड्राइंग स्याही, ड्राइंग उपकरण बॉक्स इत्यादि। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग टेबल के बारे में बताता हूं। इंजीनियर लोग प्राय अपनी ड्राइंग का सभी कार्य ड्राइंग टेबल पर ही करते हैं। यद्यपि टेबल की बनावट में थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल की बनावट कुछ और है और यहाँ पे टेबल की बनावट कुछ और है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, परंतु सामान्यतः यह एक ही मानक की ऊंचाई की होती है, जिसे हम सुविधा अनुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। हाथ द्वारा चलाने वाले लीवर से इसके आगे के हिस्से को विभिन्न कोणों पर समायोजित कर सकते हैं। नीचे वाले चित्र में देखेंगे तो यहाँ एक लीवर बना हुआ है। इस लीवर से इसको घुमाकर हम विभिन्न विभिन्न कोणों पर हम इसे समायोजित कर सकते हैं। अगला जो ड्राइंग उपकरण है वो हमारा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड वह है जिसपे हम ड्राइंग शीट रखकर कार्य करते हैं, इसको हम ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। और इसकी मोटाई लगभग 25 mm की होती है। ये अच्छी तरह सुखाई हुई बिना गांठों की नरम लकड़ी का बना होता है। नरम लकड़ी का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि जो इसमें ड्राइंग पिन लगाते हैं हम उसको लगाने में और निकालने में काफ़ी सुविधा रहे। और ड्राइंग बोर्ड को हम कई पट्टियों को आपस में बैटन लगाकर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। आप इसमें देखेंगे नीचे वाले चित्र में तो ये अलग अलग तरह की पट्टियां हैं। इन पट्टियों को ये बैटन की सहायता से जो है जोड़ा गया, ये बैटन है, इसको हम बैटन बोलते हैं, ये बैटन है। और इन पट्टियों को स्क्रू किया गया है अलग अलग उससे, ताकि ये आपस में जुड़ जाएं। और इनको पट्टियों में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इसके ऊपर वातावरण के प्रभाव से इसको बचाया जा सके। जैसे नमी का मौसम होता है तो नमी के मौसम में लकड़ियों का साइज जो है वो बदलने लगता है, तो उसके बदलाव से ड्राइंग बोर्ड के साइज में जो है वह बदलाव आ सकता है। और अगर हम इसको पट्टियों में बनाएंगे तो वह बदलाव से जो बीच में गैप रहेगा, स्पेस रहेगा, वह स्पेस के कारण जो है वो साइज एडजस्ट हो जाता है, तो ड्राइंग बोर्ड का साइज बरकरार रहता है। ड्राइंग बोर्ड के किनारे पर एबोनाइट की काली रंग की पट्टी लगी होती है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो इस किनारे पर यहाँ काली रंग की पट्टी होती है और इस पट्टी को हम इधर जो है इबोनी एज बोलते हैं। और इसी इबोनी एज के सहारे हम टी स्क्वायर, जो ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को जो है हम चलाते हैं। ड्राइंग बोर्ड को सामान्यतः 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है। अब ड्राइंग बोर्ड के भी कई प्रकार होते हैं। ड्राइंग बोर्ड में आप देखेंगे पहला प्रकार जो है वो है D0। D0 प्रकार का जो साइज है वह 1500 mm इसकी लंबाई है, 1000 mm इसकी चौड़ाई है और 20 mm जो है वो इसकी मोटाई है, 25 mm सॉरी उसकी मोटाई है। तो इस प्रकार के ड्राइंग बोर्ड को एंटीक्यूरियन ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है। और इस एंटीक्यूरियन ड्राइंग बोर्ड पर A0 शीट का प्रयोग करके इस पर ड्राइंग बनाई जाती है। इसी प्रकार दूसरा साइज है D1। D1 साइज की जो लंबाई है वो है 1000 mm, 700 mm इसकी चौड़ाई है और 25 mm इसकी मोटाई है। इस प्रकार के ड्राइंग बोर्ड को हम बोलते हैं डबल एलिफेंट।
और डबल एलिफेंट ड्राइंग बोर्ड पे जो शीट हम लगाते हैं वो A1 शीट का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह D2 जो है वो ड्राइंग बोर्ड का तीसरा सा प्रकार है, उसमें 700 mm इसकी लंबाई, 50-500 mm जो है इसकी चौड़ाई और 15 mm इसकी मोटाई होती है। इस प्रकार के ड्राइंग बोर्ड को हम इंपीरियल ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। इंपीरियल ड्राइंग बोर्ड पर हम A2 शीट का प्रयोग करके ड्राइंग बनाते हैं। फिर है हमारी D3 ड्राइंग बोर्ड। D3 ड्राइंग बोर्ड में 500 mm लंबाई, 350 mm चौड़ाई और 15 mm जो है इसकी मोटाई होती है। इसे हम बोलते हैं हाफ इंपीरियल, और इस पे हम A3 ड्राइंग बोर्ड जो है शीट का लगा करके इसको ड्राइंग बनाते हैं। अगला जो हमारा ड्राइंग उपकरण है वो है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जो है आप देख रहे हैं, ये टी स्क्वायर है। इस पे अंग्रेजी अक्षर के जो है टी जैसी आकृति बनी होती है, इसलिए इसको हम टी स्क्वायर कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अच्छी किस्म की महागनी, शीशम, सागवान की लकड़ी का जो है ये बना होता है। यह 2 पार्ट्स हेड और ब्लेड को मिलाकर बना होता है। आप देखेंगे तो ये पार्ट जो है इसका ब्लेड है और ये पार्ट जो है इसका स्टॉक है। इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री पर इसको समकोण जोड़ा गया, स्क्रू द्वारा कसा गया है यहाँ पे, और इसको मिलके बनाया गया है। इसका प्रयोग क्षैतिज और समांतर रेखाएं खींचने, और इसके ऊपर हम स्टेंसिल को सहारा दे करके हम कोई भी आकृति बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे कि किस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड पर टी स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज और समांतर जो है लाइनें लगाई जा रही हैं। ये एक छोटी सी क्लिप है जो चल रही है। इसी प्रकार जैसे ड्राइंग बोर्ड के प्रकार थे, उसी प्रकार से टी स्क्वायर के भी विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। आप इसमें पहला जो सबसे बड़ा टी स्क्वायर है वो टी नोट है, T0 इसको बोलते हैं। इसमें ब्लेड की जो लंबाई है वो है 1500 mm, और दूसरा जो है वो है T1 प्रकार का टी स्क्वायर। इसमें ब्लेड की लंबाई 1000 mm है। तीसरा है T2 टी स्क्वायर, इसमें ब्लेड की लंबाई 700 mm है। फिर है T3 टी स्क्वायर, इसमें ब्लेड की लंबाई 500 mm है। और बाकी आप चित्र में देख ही रहे हैं, इस प्रकार से हम टी स्क्वायर का उपयोग लगा करके हम काम करते हैं। और आप देख रहे हैं हेड जो है वो यहाँ पे इबोनी एज, ड्राइंग बोर्ड के इबोनी एज के सहारे जो है इसका प्रयोग हम करते हैं। और यहाँ पे हम जैसे पेंसिल लगाई जा रही है, यहाँ पे हम स्टेंसिल भी उपयोग करके इसका हम लाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आपने जो है सामान्य दैनिक उसमें देखा होगा जीवन में, और मिडिल और हाई स्कूल में भी आपने देखा होगा। इस प्रकार से सेट स्क्वायर जो है वो बना होता है और त्रिभुज की आकृति का होता है, प्लास्टिक का या सेलुलाइड का बना होता है ये, और इसे हम त्रिकोण भी कहते हैं। ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में हमने देखा होगा। तो इसको हम सेट स्क्वायर कहते हैं। प्रत्येक सेट स्क्वायर का जो एक कोना है, आप देखेंगे इसमें भी एक कोना 90 डिग्री का है, इसमें भी एक कोना 90 डिग्री का है। और सेट स्क्वायर का जो 2 साइज में होता है, 30-60, 30 और 60 के साइज में, और 45 और 45 के साइज में। ये जो है वो है 45-45-90 का सेट स्क्वायर, और ये जो सेट स्क्वायर है ये है 30-60-90 का सेट स्क्वायर। तो इस प्रकार से सेट स्क्वायर 2 साइजों में होते हैं। सेट स्क्वायर के उपयोग के लिए आप देखेंगे नीचे वाले चित्र में कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से सेट स्क्वायर को जो है अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं। अगर हम सेट स्क्वायर को इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में हम रखते हैं तो हम 15 डिग्री पे जो है हम रेखा खींच सकते हैं। और सेट स्क्वायर जो 30-60-90 वाला है उसको हम इस प्रकार से अगर रखेंगे क्षैतिज रूप में, तो उसकी तिरछी वाली लाइन पे हम 30 डिग्री की जो है कोण हम लगा सकते हैं। 45-45-90 का सेट स्क्वायर अगर हम क्षैतिज पे रखेंगे तो उससे हम 45 डिग्री की जो है लाइन हम लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम 30-60-90 वाले सेट स्क्वायर को अगर हम खड़ा रख देंगे इस आधार पे जैसे है, तो हम तिरछी वाली जो लाइन है, इस वाली स्लांट वाली लाइन से हम 60 डिग्री का कोण हम लगा सकते हैं। इस प्रकार का अगर हम कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे तो हम 75-75 डिग्री का हम लगा सकते हैं। इस तरह का अगर हम रखेंगे तो 90 डिग्री का लाइन आप लगा सकते हैं। ऐसे लगाएंगे तो फिर आप जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार से त्रिकोणों के कॉम्बिनेशन बना करके आप विभिन्न विभिन्न कोण हम लगा सकते हैं, और इसे हम प्रोटेक्टर के टी स्क्वायर के ऊपर जो है रखकर हम इसको प्रयोग करते हैं।
ये दिखाया गया है सेट स्क्वायर का उपयोग, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं यहाँ पे कैसे सेट स्क्वायर का उपयोग किया गया है, और आप नीचे वाले चित्र में भी देख रहे हैं सेट स्क्वायर का उपयोग। सेट स्क्वायर का परीक्षण किया जाता है। सेट स्क्वायर का परीक्षण जो है करने के लिए टी स्क्वायर के ऊपर दो सेट स्क्वायर को रख दिया जाता है, और दोनों सेट स्क्वायर के एक सेट स्क्वायर जैसे मान लो यहाँ पे है, और इसी प्रकार एक सेट स्क्वायर हम यहाँ रख देंगे। उन सेट स्क्वायर को मिला के आपस में रखा जाता है, और फिर बीच में एक लाइन लगाई जाती है, ऐसे खड़ी लाइन जैसे यहाँ लगाई जा रही है। अगर वो लाइनें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट मैच से जो है लग जाती है तो हमारा सेट स्क्वायर ठीक है, और अगर उन लाइनों में थोड़ा अंतर है फिर सेट स्क्वायर हमारा जो है वो दोषपूर्ण आता है, और फिर दोषपूर्ण सेट स्क्वायर का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। और अगर दोष जो आ रहा है, त्रुटि बहुत ही कम है, तो उसे रेगमार से घिस के हम ठीक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम सेट स्क्वायर का हम परीक्षण कर सकते हैं। सेट स्क्वायर जो है वह एडजस्टेबल भी आता है, जैसे कि आप इस वाले चित्र में देख रहे हैं, ये एडजस्टेबल सेट स्क्वायर है। इसमें ये जो है ये इसकी अलग अलग कोणों पर इसकी माप है, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये सेट स्क्वायर जो है इधर से उधर घूम सकता है। और ये लॉक नट है, ये जो है ये लॉक नट है। इस लॉक नट पे जो है आप किसी भी कोण पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं, और उस पे सेट करके आप इसकी सहायता से यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। आप इसका प्रयोग जो है इस चित्र में देख रहे हैं कि ये एडजस्टेबल सेट स्क्वायर को ये टी स्क्वायर के ऊपर रखा गया है, एक यहाँ पे सेट करके फिर विभिन्न विभिन्न उससे जो है यहाँ पे पेंसिल के द्वारा अलग अलग लाइन लगाई गई है। ये प्रोटेक्टर की सहायता से आप 0 से 90 तक का कोई भी आप जो है कोण बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग उपकरण जो है वो है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर भी हमने जो है सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में हमने देखा है, और हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स में भी हम रखते थे। उसको हम चांदा भी कहते हैं, कई जगह डी भी कहते हैं इसको। तो ये अर्ध चांदा इसको बोलते हैं। तो ये 2 mm मोटी पारदर्शी प्लास्टिक शीट की अर्ध गोलाकार आकृति में बना होता है। इसके किनारे पर दोनों ओर 0 से 180 तक के चिन्ह बने रहते हैं, और इसका प्रत्येक खाना जो है वो 10 डिग्री में बना होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये खाना है ये और इसके बीच में 10 डिग्री का जो है अंतर आएगा। तो ये जो आपका चांदा का उपयोग है, अलग अलग 0 से लेके 180 तक का हम कोई भी हम रेखा खींचने में हम उपयोग करते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है वो है स्केल, मापनी हम इसको बोलते हैं। ये भी हमने दैनिक जीवन में हम रोज ही देखते हैं, और हमने हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में भी इसका बहुत उपयोग किया, और आगे भी हम करते रहे हैं इसका विभिन्न कार्यों में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका उपयोग जो है वो मापों को मापने और उसे स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। और ये कई तरह के होते हैं, इसमें चपटे भी होते हैं मापनी, बेवल एज प्रकार के भी होते हैं, और त्रिभुजाकार क्रॉस सेक्शन के भी होते हैं। ये लकड़ी के भी होते हैं, स्टील के होते हैं, सेलुलाइड के भी हो सकते हैं, और प्लास्टिक के भी बने होते हैं। स्टील की मापनी जो ये आप देख रहे हैं नीचे, ये स्टील की मापनी है। ये ज्यादा टिकाऊ होती है, और अधिकतर 15 सेंटीमीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर चौड़े मापनी का उपयोग किया जाता है। ये वाली जो आप देख रहे हैं मापनी, ये प्लास्टिक की मापनी है, और या फिर 30 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े मापने का प्रयोग किया था। और ये जो आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये त्रिभुजाकार क्रॉस सेक्शन की जो है मापनी है। अब हम स्केल और रूल में अंतर जानेंगे कि स्केल और रूल में क्या अंतर है। ये आप देखेंगे, ये जो है ये स्केल है, और ये है रूल। रूल का अधिकतर उपयोग जो है वह वर्कशॉप में करते हैं, किसी भी जॉब को माप लेने के लिए, उसको चेक करने के लिए। स्टील रूल इसको बोलते हैं। ये वर्कशॉप में अधिकतर इसका उपयोग करते हैं। और जबकि जो स्केल है इसका उपयोग हम ड्राइंग और रेखा चित्र बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। ये स्केल और रूल में मुख्य अंतर है, मेन अंतर है। अगला जो उपकरण है वो है फ्रेंच कर्व। ड्राइंग में आप वृत्त और चाप जो है वो कंपास से भी लगा सकते हैं। कोई भी अगर वृत्त या चाप लगाना है तो प्रकार या कंपास के जरिए आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको अव्यवस्थित वक्र बनाने हैं, इररेगुलर आपको कर्व जो है बनाने हैं, इररेगुलर आकृति आपको बनानी है,
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। अगर आपको इस प्रकार के इरेगुलर आकृति बनानी है और फिर इस प्रकार से इस तरह से घुमावदार है, तो इस प्रकार की आकृति बनाने के लिए जो है वह आप कंपास से नहीं बना सकते। तो इस प्रकार की आकृति बनाने के लिए आपको फ्रेंच कर्व की आवश्यकता होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंच कर्व आपको चित्र में दर्शाए गए हैं। ये अलग अलग सेट में आते हैं, जैसे ये है, ये पूरा सेट है, 12 पीस का सेट है फ्रेंच कर्व का। तो अलग अलग तरह की फ्रेंच कर्व से आप अलग अलग तरह की कर्व आप रेगुलर व्यवस्थित वक्र लगा सकते हैं। इस तरह के फ्रेंच कर्व में थोड़े निशान भी दिए गए हैं और विभिन्न विभिन्न आपको फ्रेंच कर्व मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं ट्रेसिंग पेपर और क्लॉथ में। ट्रेसिंग पेपर एक विशेष प्रकार का पतला पारदर्शी कागज होता है और इस पर बार बार रबड़ चलाने के बावजूद भी पेंसिल और स्याही को पकड़ने में अच्छा गुण होता है। ये काफी समय तक खराब भी नहीं होता और इसका उपयोग ड्राइंग के अंदर किसी वस्तु की नकल और अनुकृति उतारने में किया जाता है। ये भी आपने जो है ना हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में आपने देखा हुआ है, एक पतला पारदर्शी कागज होता है, कोई चित्र बनाने के लिए हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो चित्र के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख करके, जैसे कि यहाँ पे ये नीचे जो है ना ड्राइंग है और उसके ऊपर ये ट्रेसिंग पेपर रख करके उसकी नकल उतारी जा रही है। इसी तरह नीचे भी ये ड्राइंग है और ऊपर ये येलो, थोड़ा येलोइश कलर का ट्रेसिंग पेपर रख के उसकी नकल उतारी जा रही है। तो इस पे हम इसकी नकल उतार करके फिर हम ड्राइंग की हम नकल सुरक्षित रख लेते हैं और उसको काफी समय तक खराब नहीं होती। जो कि हमारा ड्राइंग शीट का कागज है वो खराब भी हो सकता है, लेकिन ये जो है थोड़ा चिकना होता है और तो वो काफी समय तक इस पे ड्राइंग जो है बनी रहती है। जिस प्रकार से ट्रेसिंग पेपर है उसी प्रकार से ट्रेसिंग क्लॉथ भी होता है। ट्रेसिंग क्लॉथ जो है वो बहुत बारीक कपड़े पर मसाला चढ़ा के बनाया जाता है और ये ट्रेसिंग पेपर से अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। इसका प्रयोग जो है वो ऐसी ड्राइंग के लिए किया जाता है जिन्हें बहुत अधिक वर्षों तक सही हालत में रखना हो। इसका कुछ नीलापन लिए होता है ये, और इसकी सीधी लाइन जो है वो चिकनी होती है, चमकदार होती है और उल्टी साइड जो है रुखी होती है। जिस प्रकार ट्रेसिंग पेपर से हम काम लेते हैं उसी प्रकार ट्रेसिंग क्लॉथ से भी लेते हैं। क्लॉथ जोड़ा मजबूत और टिकाऊ होता है और ज्यादा लंबे समय तक टिका रहता है। अब हम आते हैं ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में। यह व्यावसायिक ड्राइंग बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। क्योंकि इसके द्वारा जो है समय की बचत होती है। इससे ड्राइंग बनाते समय आपको ये जो है उपकरण का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्केल हो गया, सेट स्क्वायर अभी हमने पीछे देखा, प्रोटेक्टर देखा, टी स्क्वायर देखा, इनकी जरूरत फिर होती नहीं है अगर आप ड्राफ्टिंग मशीन का उपयोग करते हैं। क्योंकि इसमें सभी उपयोगी यूनिट जो है वो लगी होती है, जिसकी सहायता से आप कोई भी ड्राइंग ऑपरेशन जो है एक साथ आप कर सकते हैं। जैसे क्षैतिज लाइन लगानी हो, खड़ी लाइन लगानी हो या कोण को मापना हो। अगर आप इसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, अलग अलग उपकरण से करोगे तो प्रोटेक्टर का प्रयोग करना पड़ेगा, सेट स्क्वायर का प्रयोग करना पड़ेगा, टी स्क्वायर का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन आप ड्राफ्टिंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग मशीन में फिर आपको इन सब उपकरणों की जरूरत नहीं। इसी से ही आप क्षैतिज, खड़ी और कोण को मापना और कोण माप को स्थानांतरित जो भी है आप इससे कर सकते हैं। जो करने के लिए क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल यूनिट जो है, ये सेंट्रलाइज कंट्रोल यूनिट है, इतना हिस्सा, इसको हम अपने बाएं हाथ से पकड़ेंगे और बाएं हाथ से पकड़ के पूरी शीट में आप कहीं पर भी इसको, पूरी यूनिट को आप ले जा सकते हो ऐसे, और इसको ले जा करके दाएं हाथ से जो है इस प्रकार के पैमाने का उपयोग करके आप लाइन लगा सकते हो। अगर आप ये जो नॉब देख रहे हो इसको आप घुमा दें तो किसी भी कोण पे जो है ये घूम सकता है पैमाना, और किसी भी कोण पे आप इसको फिर नॉब को टाइट करके लॉक कर दें तो फिर अलग अलग कोण पे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ये तिरछा बना हुआ है ऊपर वाले चित्र में, तो ये इस कोण पे जो है आप लाइन लगा सकते हैं। अगर आपको क्षैतिज लाइन लगानी है तो फिर क्षैतिज लगा सकते हो, खड़ी लगा सकते हो, और समांतर लाइन लगानी है तो पूरी यूनिट जो है ये यहाँ से मूव करके पूरी शीट पे जो है यहाँ पर घूम सकती है। तो इस प्रकार से ड्राफ्टिंग मशीन पे ड्राइंग बनाना जो है वो काफी आसान रहता है। अगला जो हमारा जो है वो है ड्राइंग पेंसिल। ये सामग्री में आता है। तो ड्राइंग पेंसिल का आप दैनिक जीवन में आप देखते ही हैं, अलग अलग तरह की पेंसिल होती हैं। पेंसिल का उपयोग आप देखते हैं
उसको रबड़ से मिटा भी सकते हैं, लेकिन ड्राइंग में बनाने के लिए दो तरह की पेंसिल उपयोग होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड पेंसिल, जिसको हम लेड इनकेस्ड इन वुड पेंसिल बोलते हैं। ये जो पेंसिल आपको दिखाई दे रही है, ये लेड इनकेस्ड इन वुड पेंसिल है, स्टैंडर्ड पेंसिलों में आती है। और दूसरी आती है सेमी ऑटोमेटिक, या मैकेनिक पेंसिल भी बोलते हैं इसको। ये सेमी ऑटोमेटिक मैकेनिकल पेंसिल है, इनका उपयोग में लाई जाती है। तो यह भिन्नता जो है विभिन्न विभिन्न प्रयोग में लाइनों में लाई जाती है। पेंसिल में एक लेड होता है, आप देखेंगे जो ये ऊपर कोनिकल बना हुआ है, या इसमें भी आप देखेंगे काले रंग का, ये जो सिक्का होता है पेंसिल का, वो उसको हम लेड बोलते हैं। तो लिड में जो है क्या दो मिश्रण होते हैं, लिड में ग्रेफाइट के साथ क्ले की मात्रा मिलाई जाती है। क्ले की मात्रा से हम पेंसिल की जो है हम ग्रेड बना सकते हैं। यदि हम क्ले की मात्रा अधिक कर देंगे तो लेड की जो है वो कठोरता बढ़ जाएगी, और यदि हम क्ले की मात्रा कम कर देंगे तो लेड जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग ग्रेड की पेंसिल बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये विभिन्न विभिन्न तरह के यहाँ पे ग्रेड बने हुए हैं पेंसिल के, और ये लेड की कठोरता और सॉफ्टता, कठोरता पे और उसके नरम मुलायम पे निर्भर करता है। और अगर हम लेड की मात्रा जो है सबसे कठोर होगी तो वो पेंसिल जो है वो 9H की कैटेगरी में है, उसको हम 9H ग्रेड की पेंसिल बोलेंगे। और 7B की जो कैटेगरी होगी वो होगी सबसे सॉफ्ट पेंसिल। तो उसके बीच में ये पेंसिल हम अलग अलग ग्रेड के लेते हैं। नॉर्मली हम HB पेंसिल आपने देखा होगा मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ HB से मतलब है हार्ड बॉन्ड। अलग अलग ग्रेड की पेंसिल आप देख रहे हैं, तो यहाँ HB का मतलब होता है हार्ड बॉन्ड की पेंसिल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्ड बॉन्ड पेंसिल का जो चयन है, वो ग्रेड कहाँ कहाँ पे अलग अलग तरह के हम इस्तेमाल करते हैं, उसी हिसाब से हम काम करना चाहिए। अगर आपको ड्राइंग में कंस्ट्रक्शन लाइन लगानी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जब आप इस पे आप ड्राइंग बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन लाइन भी इस उपयोग में होती है, उनके लिए आप 2H या H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अक्षरांकन अगर लिखना हो या ऑब्जेक्ट लाइन लिखना हो तो उसके लिए हम H ग्रेड की पेंसिल का जो है इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल काम आपको करना है, ड्राइंग बना रहे हैं, तो H पेंसिल का है और HB पेंसिल का और 2H पेंसिल का जो है उपयोग करते हैं। नरम कागज पे अगर आपको ड्राइंग बनानी है तो फिर हम H का नहीं, हम B ग्रेड की पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट जो है आप देखेंगे यहाँ पे, ये B ग्रेड की जितनी भी पेंसिल हैं सब सॉफ्ट में आती हैं। मीडियम ग्रेड में आती हैं 3H से लेके B तक की पेंसिल मीडियम ग्रेड में आती हैं, और 4H से लेके 9H के बीच में हार्ड ग्रेड की पेंसिल आती है। नरम सिक्के की पेंसिल का उपयोग कहाँ होता है? पतली और गहरी लाइन लगाने के लिए हम नरम सिक्के की पेंसिल का उपयोग करते हैं, और कठोर सिक्के की पेंसिल का उपयोग हम क्या करते हैं? पतली और चमकदार लाइन लगाने के लिए हम कठोर सिक्के की पेंसिल का उपयोग करते हैं। और अगर आपको फ्री हैंड वर्क करना है, फ्री हैंड वर्क के लिए हम HB पेंसिल का उपयोग करते हैं या H ग्रेड पेंसिल का उपयोग में लेते हैं। फाइनल ड्राइंग बनानी है, फाइनल फिनिशिंग वाली ड्राइंग बनानी है, तो हम 3H ग्रेड पेंसिल का उपयोग करते हैं। डायमेंशन के लिए H ग्रेड की पेंसिल काम में लेते हैं, लिखाई के लिए कॉनिकल एज, और सरल रेखा खींचने के लिए चीजल एज पेंसिल का हम काम में लेते हैं। पेंसिल की बनावट जो है वो दो तरह से करते हैं। पेंसिल की नोक की जो बनावट है, जो आप देख रहे हैं, ये आगे की तरफ जो नोक बनी हुई है, ये पेंसिल की नोक है। इसकी बनावट हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो चीजल एज पॉइंट और एक कोनिकल एज पॉइंट। नॉर्मली हम जो शार्पनर से, हम कटर से उसको बनाते हैं, हम चीजल एज पॉइंट की ही बनाते हैं। वो बाहरी कार्य की आउटर लाइन लगाने के लिए हम करते हैं, सॉरी कोनिकल एज पॉइंट की हम बनाते हैं बाहरी कार्य के लिए, और साधारण कार्य के लिए हम चीजल एज जो है पॉइंट का उपयोग करते हैं। इरेजर भी आपने दैनिक जीवन में देखा हुआ है। इरेजर और रबड़ का उपयोग, अगर कोई गलत लाइन, अनावश्यक लाइन आपने रेखा लगा दी है पेंसिल से, तो उसको मिटाने के लिए हम रबड़ का या इरेजर का उपयोग करते हैं। लेकिन शीट पर ड्राइंग प्रयोग करने से पहले अच्छे से रबड़ को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि रबड़ के नीचे जो है साफ करते करते कालापन हो जाता है। अगर कालीपन वाली रबड़ से अगर हम शीट को साफ करेंगे तो सारी शीट हमारी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट उपकरण है, रबड़ से ही संबंधित है, इरेजिंग शील्ड बोलते हैं इसके हम उसको। किसी भी ड्राइंग के किसी भी भाग या लाइन के बीच में से अगर किसी लाइन को हमें मिटाना है या साफ करना है, तो फिर हम इसको उपयोग करते हैं। अगर हम इसको साधारण रबड़ से उपयोग करेंगे
तो जो लाइन हम मिटाने जा रहे हैं जिस भाग को, उसके साथ साथ जो है वो दूसरी लाइन भी मिट जाती है, उससे हमारी ड्राइंग को क्षति पहुंचती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इरेजिंग शील्ड का उपयोग करते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग लाइन है और लाइन के केवल इस हिस्से को हमने इरेजिंग शील्ड पे रख के इस पे रबड़ लगा के मिटा दिया और ये हिस्सा हमारा बचा रह गया, ये हिस्सा हमारा बचा रह गया। तो इस प्रकार से हम इरेजिंग शील्ड का जो है अलग अलग उपयोग करते हैं, लाइनों के लिए हम भागों को मिटाने के लिए करते हैं। डस्टिंग ब्रश जो है वो अगला है। डस्टिंग है डस्ट साफ करने के लिए डस्टिंग ब्रश। तो सिंपल सा है डस्टिंग ब्रश, धूल कणों व रबर घिसे हुए अंशों को मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है। आप डस्टिंग ब्रश की जगह हाथ से जो रुमाल होता है हैंकरचीफ, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगला उपकरण, अगला सामग्री जो है हमारी वो है ड्राइंग पिन या सेलुलोज टेप। इसका उपयोग जो है हम ड्राइंग को ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को लगाने के लिए, अटैच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ड्राइंग पिन के द्वारा भी कर सकते हो, सेलुलोज टेप के द्वारा भी कर सकते हो। ड्राइंग पिन जो है वो नीचे से निकली होती हैं और इन जिनके शीर्ष पर पीतल की गोलाकार चकती होती है। अब ये पीतल की नहीं है जो चित्र में आप देख रहे हो, इसमें प्लास्टिक की चकती, यहाँ प्लास्टिक का जो है हेड बना हुआ है और पहले जो है पीतल की गोलाकार चकती लगी होती थी। इन्हें ड्राइंग शीट के कोनों पर ड्राइंग बोर्ड में गाड़कर शीट को अपने स्थान पर रोका जाता है, परंतु आजकल जो है इसकी जगह कई जगह इसका उपयोग होता है, कई जगह सेलुलोज टेप जो है अब आ गई है, तो इससे इसको काट के चिपका देते हैं ड्राइंग की शीट को कोने पर, तो उससे भी जो है हम शीट को अपने स्थान पर रोक सकते हैं। ड्राइंग इंक भी सामग्री है, इसका उपयोग किया जाता है। हम ड्राइंग को अगर अब ज्यादा गाढ़ी बनानी हो या ज्यादा डार्क बनाना हो तो उसके लिए हम ड्राइंग इंक का उपयोग करते हैं। इंडियन इंक ज्यादा अधिक पसंद की जाती है और इस प्रकार की इंक ज्यादा साफ होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए और अमल रहित होनी चाहिए। तो इस प्रकार की इंक में रिवीज इंक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वीटो ब्रांड की इंक है और कैमल आदि ब्रांड हैं जो कि इसमें ज्यादा प्रचलित है। ड्राइंग उपकरण बॉक्स, ये भी हमने जो है हाई स्कूल और माध्यमिक स्कूल में भी ड्राइंग उपकरण बॉक्स देखा होगा। ज्योमेट्री बॉक्स भी इसको हम लोकल भाषा में बोलते थे, ज्योमेट्री बॉक्स। तो इस उपकरण बॉक्स में कई तरह के अत्यंत उपकरण होते थे। एक डिवाइडर होता था जो दोनों तरफ से नुकीला होता था, ये डिवाइडर है, इसको हम देखते थे। उसका काम क्या होता है, ये रेखा को एक तो बराबर दूरी में बांट देता है और अगर कहीं से आपने कोई माप लिया है उसको स्थानांतरित करने के लिए भी काम आता था। ये डिवाइडर का काम है जो कि ऊपर वाले चित्र में दिखाया गया। इसी तरह से इंक कंपास होती थी या हम प्रकार होती थी हमारे पास। यहाँ ड्राइंग में हम इंक कंपास यूज करते हैं, उसमें प्रकार में पेंसिल फिट कर लेते हैं। तो ये ड्राइंग शीट पर स्याही द्वारा गोलाकार वृत्त या चाप खींचने के लिए होता है। अगर हम पेंसिल वाली कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम पेंसिल लगाएंगे। यहाँ पे लिड का इस्तेमाल किया गया है केवल सिक्के का, तो सिक्के से चाप लगा रखे हैं। इसी प्रकार से इंक भी उसके अंदर फिल कर देते हैं तो इंक कंपास हो जाती है। ड्राइंग उपकरण बॉक्स में फिर जो है तीसरा जो था बो कंपास इसको बोलते हैं। ये भी जो है ना, जैसे भी पीछे आपने देखा लिड कंपास होता है, ये बो कंपास दिया हुआ है। तो लिड, इसमें सिक्के की जो पतली लिड होती है, लिड को हम केवल लगाते हैं, पूरी पेंसिल ना लगा करके एक लिड लगाते हैं। लिड का एक डिब्बी आती है पूरी, जैसे बीच में डिब्बी दी हुई है। इस लिड को जो है हम एक तरफ लगा देते हैं, दूसरी तरफ ये रहता है। तो बो कंपास से बड़ी आसानी से जो है आप उसमें वृत्त या चाप वगैरह लगा सकते हैं। इसी तरह से बड़ा डिवाइडर भी होता है, डिवाइडर की तरह ही काम करता है लेकिन बड़े मापों में प्रयोग होता है। बिग कंपास होता है, कंपास की तरह ही है लेकिन अधिक बड़े वृत्त लगाने में प्रयुक्त होता है। और यदि हमें इससे भी अधिक बड़े वृत्त लगाने हैं तो फिर हम जो है एक लेंथनिंग बार जो है उसका प्रयोग करके हम और अधिक बड़े वृत्त को हम लगा सकते हैं। ड्राइंग उपकरणों के प्रयोग में कुछ सावधानियों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिससे हम ड्राइंग जो है बहुत अच्छे से बना सके। तो इसमें सबसे पहले पेंसिल को कभी भी ड्राइंग के ऊपर जो है वो ना घिसे। अगर आपको पेंसिल बनानी है, शार्पनिंग करनी है, उसको पैना करना है शॉर्पनर या कटर के द्वारा, तो ड्राइंग शीट के ऊपर जो है वो काम नहीं करना चाहिए। सारा छिलका, सारी उसका जो है कण जो है पेंसिल के लिड के, वो ड्राइंग शीट के ऊपर गिर जाएंगे, जिसके कारण से शीट खराब हो सकती है। दूसरी सावधानी रखनी है, जो डिवाइडर अभी हमने देखा, डिवाइडर को शीट के अंदर नहीं घुसाना चाहिए। शीट के अंदर घुसा देंगे डिवाइडर को तो शीट के अंदर अलग अलग छेद हो जाएंगे, जिससे पूरी की पूरी शीट जो है खराब हो जाएगी। तो केवल ऊपर से ही उसका डिवाइडर का थोड़ा सा
उसको थोड़ा सा टच लेकर के उससे हम माप जो है स्थानांतरित कर सकते हैं। तीसरा जो है वो ड्राइंग टेबल और समस्त उपकरणों को अच्छी तरह से साफ किए बिना कार्य नहीं करना। ये तो सामान्य सी बात है कि जब अगर आप कोई ड्राइंग साफ बनाएंगे तो सारे उपकरण जो है अच्छी तरह से साफ होने चाहिए, उस पर धूल मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, सब खराब हो सकती है उससे अगर आप ड्राइंग बोर्ड बनाएंगे। और ड्राइंग बोर्ड पे आप अनावश्यक उपकरणों को फैला के ना रखें। आप ड्राइंग बनाते समय जो है सारे उपकरणों को एक व्यवस्थित एक अलग से टेबल ले लें, उस व्यवस्थित टेबल पे रखें ताकि जो उपकरण आपको चाहिए वहां से उठाए और वहीं पे रख दें। तो उससे क्या होगा, आप आसानी से ड्राइंग बना सकेंगे। इधर उधर उपकरण फैलने से आप जो है वो उपकरण ड्राइंग को खराब भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी आपको बनाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ड्राइंग इंक का प्रयोग कर रहे हैं तो ड्राइंग की दवात को खुला ना छोड़ें, वो सूख सकती है। और दूसरा जो ड्राइंग की शीट है अगर आपकी बन जाए उसको मोड़ना नहीं चाहिए। मोड़ने के लिए भी एक तरीका होता है ड्राइंग का, उसको मोड़ करने का एक फोल्ड करने का तरीका होता है, या तो उस तरीके से फोल्ड करें, और अगर आप फोल्ड नहीं करते तो फिर उसको रोल करके ड्राइंग का एक जो है बॉक्स आता है गोल, उस बॉक्स के अंदर रखना चाहिए। शीट को अगर हम सही हिसाब से नहीं मोड़ेंगे तो जहां ड्राइंग होगी वो खराब होने की उसके पूरे चांसेस रहते हैं। तो आज मैंने आपको ड्राइंग के उपकरण और मानक पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसमें हमने ड्राइंग टेबल के विषय में जाना, ड्राइंग बोर्ड के विषय में जाना, टी स्क्वायर के विषय में जाना, प्रोटेक्टर के विषय में जाना, स्केल, फ्रेंच कर्व, ड्राफ्टिंग मशीन, ट्रेसिंग पेपर क्लॉथ, पेंसिल, रबड़ और अलग तरह की जो है ना ड्राइंग सामग्री के बारे में जाना। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य में बहुत ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद।